Assalamualaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयनिक रेडियाई के बारे में, या सिंगुलर बोलें तो आयनिक रेडियस। अगर आपसे कोई पूछता है कि आयनिक रेडियस क्या होता है तो इसका बिल्कुल सादा सा जवाब है। आपने ये कहना है कि हम ये कंसीडर करेंगे कि आयन एक स्फेरिकल शेप रखता है और एक सफेयर का जैसे एक रेडियस होता है फ्रॉम द मिडल टू द बाउंड्री, तो इसी तरीके से न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल जो किसी एक आयन में होगा वो फासला रेडियस कहलाएगा। ये एक बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके बारे में कंसेप्ट हमने कुछ एटॉमिक रेडियाई में भी पढ़े थे कि एटम का रेडियस प्रिसाइजली क्यों मेजर नहीं किया जा सकता। वहां पर और यहाँ पर कुछ हद तक सिमिलैरिटीज भी हैं। लास्ट लेक्चर हमारा उसी के बारे में था। अगर आप चाहते हैं तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आई बटन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर ये हमारे पास एक आयन है और उसका रेडियस है, तो आपको पता है कि आयन्स दो तरह के होते हैं। मतलब अगर आयन्स की टाइप्स का जिक्र करें तो आयन्स आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कैट आयन भी होते हैं और एन आयन भी। अब यहाँ पर थोड़ा सा जरा डिफरेंस आएगा, तो कैट आयन और एन आयन के बारे में हम छोटी छोटी बातें करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप गौर कीजिए कि कैट आयन कब बनता है और एन आयन कब बनता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक एटम है और उस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है, तो जो बाकी बचा है वो क्या कहलाएगा? वो एक कैट आयन होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे दोबारा ये बात कहूं कि मेरे पास एक एन आयन बनाने के लिए एटम है और वो एटम जब एक इलेक्ट्रॉन वसूल कर लेगा तो फिर उसके पास क्या होगा? जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। जिन लोगों को इस कंसेप्ट के बारे में इतना इल्म नहीं है वो थोड़ा सा ये समझ लें कि जब एटम, ये भी एटम है आपके पास और ये भी एटम है, जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी उसमें पॉजिटिव प्रोटॉन्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पीछे पॉजिटिव ज़्यादा हो जाता है या पॉजिटिव का इफेक्ट पड़ता है, तो आप कहते हैं कि ओवरऑल जो आप स्पीशी बन गई है वो आयन है, लेकिन उस पर चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। बिल्कुल इसी तरीके से जो आपके पास नेगेटिव आयन या एन आयन बनता है वो भी एक न्यूट्रल एटम से बनता है, लेकिन चूंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है इसलिए ओवरऑल अब जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। तो बहरहाल ये तो सिंपल वही पुराना कंसेप्ट है कि कैट आयन और एन आयन कैसे बनते हैं। लेकिन जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है आयनिक रेडियाई के बारे में, वो थोड़ा सा यहाँ पर मजीद एक्सप्लेन कर रहा है। वो किस तरीके से? मिसाल ले लीजिए कि जो हमारे पास ये न्यूट्रल एटम है ये सोडियम का है और जो हमारे पास ये एटम है ये क्लोरीन का है। अगर हम सोडियम और क्लोरीन एटम को जरा वाज़ेह तौर पर देखें तो हमें कुछ ऐसे समझ में आता है कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे है 281, यानी पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं इसको एटॉमिक मॉडल की शक्ल में बना दूं तो आपको कुछ बात समझ में आएगी। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें, ये हमारे पास सोडियम का तीसरा शेल है और ये हमारे पास सपोज कर लीजिए दूसरा शेल है और ये हमारे पास पहला शेल है और दरमियान में क्या है? न्यूक्लियस है। अगर मैं इनमें इलेक्ट्रॉन भी बना दूं तो होगा ये कि आपके पास पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और लास्ट शेल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये सोडियम जो कि न्यूट्रल एटम है 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैंने बताया, ये इलेक्ट्रॉन होगा आखिरी। अब क्या होगा? जो बाकी बचा वो आपको यहां बनाना है। मिसाल के तौर पर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास दूसरा शेल है, क्योंकि तीसरे शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो आपने निकाल दिया, तो शेल भी निकल गया। जी, शेल भी निकल गया, क्योंकि शेल का तस्वर इलेक्ट्रॉन से ले रहता है, यानी वेयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देन शेल इज देयर, यानी जहां जहां इलेक्ट्रॉन हरकत करता रहेगा वही इमेजिनरी जो फासला है या कह लीजिए एक रिंग है वो ये शेल कहलाता है। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो शेल भी नहीं है। अब सिर्फ सोडियम के पास 2 शेल बाकी बचे हैं, एक दूसरा और इसी तरह से एक पहला, और दरमियान में वही न्यूक्लियस है। अब सोडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो चुकी है, यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे में 8, जबकि तीसरा आपके पास
शेल का इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन बनाएं तो ऐसे बना पाएंगे 1 2 पहले शेल में और दूसरे शेल में 8। हमारे लास्ट लेक्चर के एतबार से हमने ऑक्टेट रूल जहां पढ़ा था, अब सोडियम आयन बनकर ज्यादा क्या हो चुका है, स्टेबल। आप बाकायदा तौर पर इस वाले मॉडल को कुछ यूं भी शो कर सकते हैं कि दैट इज आयन, बट जब सिंबॉलिकली लिखेंगे तो यहां पर आपको एक चार्ज डालना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम अब आयन बन चुका है। पहले वो एटम था, अब वो आयन बन चुका है। लेकिन यहां पर जो आपको बात सीखने को मिली है वो बड़ी अहम है। वो क्या है? वो ये है कि जब सोडियम एक न्यूट्रल एटम था तो उस वक्त उसके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस था वो ज्यादा था, वो था 186 पिकोमीटर। लेकिन जब वो अब आयन बन चुका है तो ये फासला कम हो गया है, यानी सिर्फ 95 पिकोमीटर ऑलमोस्ट। तो आप ये देख रहे हैं कि कैट आयन बनने पर जो रेडियस है वो छोटा हो जाता है एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट रिस्पेक्टिव एटम। तो अब आपको ये वाली बात समझ में आ गई है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एक अहम क्वेश्चन भी है कि व्हाई कैट आयनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स रिस्पेक्टिव और पेरेंट एटम। तो ये आपको रीजन दी है। रीजन में थोड़ा सा अगर मजीद शामिल कर लें, क्योंकि ये तो मॉडल बनाया है, लेकिन अगर आप लॉजिक भी लगाना चाहते हैं तो लॉजिक भी लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि असल में हुआ ये है कि दोनों न्यूक्लियाई में, चाहे वो एटम का न्यूक्लियस हो या वो आयन का न्यूक्लियस हो, उसमें एक जितने प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन तो नहीं निकले, तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस ताकतवर है, उतना ही ताकतवर है जितना पहले था। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, तो वो ताकतवर न्यूक्लियस अब कम इलेक्ट्रॉन्स पर इंडिविजुअली पहले से ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगा और एटम जो अब आयन बन चुका है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी सेम न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली, and in this way the ion gets smaller in size। अब हम बात करते हैं एक और इसी तरह की एग्जांपल की, लेकिन अब के बार हम कैट आयन नहीं बनाएंगे बल्कि हम एन आयन बनाएंगे। ये एन आयन की एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि क्लोरीन की लेते हैं। अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कुल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कुल 17 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम इसका मॉडल तैयार करें तो हमें कुछ ऐसा नजर आएगा कि ये आपके पास तीसरा शेल है, ये आपके पास दूसरा शेल है, ये आपके पास पहला शेल है और दरमियान में एक न्यूक्लियस है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट कर लें, तो जैसे मैंने लिखा है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और लास्ट शेल में आपके पास कुल 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं कि इसके लास्ट शेल में कुल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर क्लोरीन ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है तो उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सो इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन। अब बात यहां पर है कि जो इलेक्ट्रॉन सपोज कीजिए सोडियम ने खो दिया था या लॉस कर दिया था, वही इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर ले तो ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। लेकिन अब चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होगी, एटम जो कि न्यूट्रल है की निस्बत, इसलिए उस पर चार्ज भी नेगेटिव आएगा। लेकिन अब हम देखते हैं हुआ क्या है। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ले लिया गया है और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अब क्या हुआ है, 3 शेल हैं आपके पास, ये आपके पास 1, ये आपके पास 2 और ये आपके पास 3, यानी पहला बिल्कुल दरमियान में, उसके बाद दूसरा और आखिर में तीसरा। अब आप ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा या कमी नहीं हुई, जैसा कि हमारे पास इस सोडियम के मामले में कम हो गए थे। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आपको पता चलेगा कि क्लोरीन के पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी अगर इस मॉडल को हम कंप्लीट कर लें तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और लास्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन इजाफी आ चुका है, इसलिए आप क्लोरीन पर नेगेटिव आयन लगाकर इसको क्लोराइड आयन में चेंज कर सकते हैं। अब पहले की निस्बत आपको ऑपोजिट फैक्ट्स मिलेंगे। वो कैसे? जब हमने क्लोरीन के एटम का जिक्र किया और यहां पर क्लोरीन के एटम में एटॉमिक रेडियस देखा तो वो कुछ ऐसे था, 99 पिकोमीटर ऑलमोस्ट। और फिर क्या हुआ, फिर जब हमने इसमें इलेक्ट्रॉन डाला तो डालने के बाद जब मालूम किया तो पता चला ये 181 पिकोमीटर है। यानी इंटरेस्टिंगली शेल की तादाद तो वही है, लेकिन जो आयनिक रेडियस है वो बढ़ गया है। यानी सोडियम का आयनिक रेडियस उसके एटॉमिक रेडियस की निस्बत घट गया था और क्लोरीन का आयनिक रेडियस उसके एटम की निस्बत बड़ा हो गया है।
तो इसकी रीजन क्या होगी? अब तो शेल भी खत्म नहीं हुआ या बढ़ा, तो अब क्या कहना चाहिए? अब वही पुरानी बात दोबारा दोहराई जा सकती है, वो इस तरीके से कि अगर आपके पास पहले क्लोरीन के एटम में कुल 17 इलेक्ट्रॉन थे और आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब वहां पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है और टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 हो गई है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन जब इजाफा करते हैं तो उनमें शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने की कोशिश करते हैं और न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इस तरीके से यहाँ पर दो काम हुए, एक तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स या इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिपल्शन बढ़ा दी, जिससे साइज बढ़ने का मौका मिला। और इसी तरीके से अगर दूसरी बात कही जाए तो वो ये है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन पहले कम थे और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उनके लिए जो भी थी, लेकिन चूंकि अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं तो अब हर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करना पड़ेगा और उसकी कशिश की कुव्वत इंडिविजुअली हर इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाएगी। इस तरह वो उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जितना कि न्यूक्लियस पहले एटम की सूरत में करता था। इस तरह आपको ये बात समझ में आ गई कि क्लोरीन का जो एटम है वो छोटा है और क्लोराइड आयन उसका बड़ा है और इसलिए उसका आयनिक रेडियस भी बड़ा है। तो ये एक फैक्ट दोबारा से आ गया कि एन आयनिक रेडियस इज ऑलवेज लार्जर एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट एटम। तो ये थी आसान सी बात कि कब एटम के साइज घटते और बढ़ते हैं। यहां मैं आपके लिए लिख देता हूं। तो हमने यहां पर ये कहा कि कैट आयनिक साइज इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन भी है, अगर आप इसको क्वेश्चन बनाकर पढ़ना चाहें, उसका आंसर भी और उसकी रीजंस भी आपको यहां पर बता दी गई हैं। फिर इसके बाद यही क्वेश्चन दोबारा से एन आयनिक साइज के लिए भी लिया जा सकता है कि एन आयनिक साइज इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। तो ये भी आपके पास एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी रीजन क्या है, और वो भी मैंने आपको यहां पर बता दी है। तो इट इज वेरी सिंपल, यू कैन फाइंड आउट द रीजंस As I explained to you। यहां पर एक क्वेश्चन और भी ऐड करते हैं, वो ये है कि ये कहा जाता है कि आयनिक रेडियाई आर द एडिटिव प्रॉपर्टी। यानी अगर कोई आपसे कहता है कि हमारे पास यहां पर एक कैटाइन है और यहां पर एक एनाइन है, और अगर हम कैटाइन और एन आइन के रेडियाई को जमा कर लें, सपोज कीजिए हम यहां लिख लेते हैं कि कैट आइन का रेडियस आर पॉजिटिव और एन आइन का रेडियस आर नेगेटिव है, तो क्या हम अगर आर पॉजिटिव को जमा करें आर नेगेटिव में, तो क्या वो यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस, जिसको हम बोल सकते हैं कैपिटल आर, के बराबर होता है? अगर ये वाकई में बराबर होता है देन इट इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। तो इसको साबित किया पॉलिंग ने। उसने ये काम किया पोटेशियम क्लोराइड के लिए। उसने कहा कि वाकई में अगर पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन को हम इंडिविजुअली फाइंड आउट कर लें, उनके रेडियाई को, और उनको प्लस करें, तो वाकई में वो इस आर के बराबर होंगे। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं पोटेशियम क्लोराइड से। ये पोटेशियम और ये क्लोराइड, अब ये दोनों आयन्स हैं। जब इनका इंडिविजुअली फाइंड आउट किया गया आयनिक रेडियाई, तो वो था 133 और प्लस 181 पिकोमीटर्स में, और जो आंसर आया 314 पिकोमीटर, जो वाकई में इस कैपिटल आर के बराबर था। कैपिटल आर हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स और एक्सरेज मेथड। तो बात यह है कि हमारा जो कैलकुलेटिव आंसर और हमारा जो एक्सपेरिमेंटल आंसर था वो इक्वल था। इससे ये साबित हो गया कि आयनिक रेडियाई आर एडिटिव प्रॉपर्टी। मैं आपके लिए राइट कर देता हूं, आयनिक रेडियाई या फिर रेडियस इज एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये भी आपके पास एक छोटी इंफॉर्मेशन भी है, और अगर आप चाहते हैं तो ये आपका एमसीक्यू भी बन सकता है। तो ये एमसीक्यूज भी हो सकते हैं और यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस, और ये आपके पास एमसीक्यू। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनका भी फायदा हो। अब तक के लिए खुदा हाफिज।